एविडेंस लॉ जो है आपका, उसको बहुत तेजी से कवर करेंगे, है ना। दो क्लासेस में हम इसको खत्म करेंगे। तो जो आपका जेलो के एग्जाम है उसके रिगार्डिंग जो तेजी से, मतलब ताकि एक बार हमें ये पता लग जाए कि जो नए बच्चे हैं कि कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लेस इंपॉर्टेंट हैं, और कौन से सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और किस में किस से संबंधित प्रिंसिपल है, ये चीज हम देखेंगे। तो अभी आज हम जो है एविडेंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग साथ साथ चलते रहिएगा, हर जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको मैं मार्क कराऊंगा, है ना। जो इम्पोर्टेंट केसेस है उसे बताऊंगा, जो एग्जाम में अक्सर प्रीलिम्स ओरिएंटेड पेपर में पूछे जाते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, शायद कुछ लॉगिन नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से विलंब हो रहा था, आधे घंटे लेट हो गए तुम लोग। खैर, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात को जानो कि ये जो लॉ ऑफ एविडेंस है ये एक तरीके से प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है। और इस प्रक्रियात्मक विधि को जो है हम रेट्रोस्पेक्टिव यानी भूतलक्षी प्रभाव के साथ लागू कर सकते हैं, यानी बैकडोर में भी जाके जो है एविडेंस लॉ इस्तेमाल में आता है। ठीक है, और ये इट इज द लेक्स फोरी, लेक्स फोरी है ये। लेक्स फोरी का मतलब लॉ ऑफ द प्लेस, स्थान की विधि। जहां पर आपका मामला है वहीं पर मामले को हम आगे, वहां पर की विधियां आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। लेक्स लो की नहीं है, क्या है, लेक्स फोरी। ठीक है, दूसरी बात ये समझो, इसमें जो है कई सारे सेक्शंस हैं। बेसिकली ये प्रक्रियात्मक विधि है, लेकिन सेक्शन 115 जो कि आपका है, हाँ, सेक्शन 115 विच इज स्टॉपेल, दैट इज दी, एक तरीके से हम ये कहें कि सब्सटेंटिव लॉ के गुणधर्म एक तरीके से रखता है। ठीक है, लेकिन जनरली पूरा का पूरा साक्ष्य विधि हमारी कैसी है, प्रक्रियात्मक विधि है। ठीक है, और सबसे पहले हेनरी मेन साहब, इनका नाम आपने सुना होगा, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ठीक है, इन्होंने एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक प्रारूप तैयार किया। ही प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, बट वो सफल नहीं हुआ, वो सक्सेसफुल ड्राफ्ट नहीं था, उनकी कोशिश सफल नहीं हुई। बाद में 1871 में सर जेम्स फिट्जमैन स्टीफेन ने जो ड्राफ्ट तैयार किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वही आपका इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसीलिए चूंकि जेम्स फिट्जमैन स्टीफेन ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ड्राफ्टिंग में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, दैट्स वाई सर जेम्स फिट्जमैन स्टीफेन नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, और इन्होंने इसके अलावा भी कई किताबें लिखी, जिसमें से इनकी प्रमुख किताब है एक तरीके से द डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस, जेम्स स्टीफन की ही है, डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये दूसरी किताब आपकी एक तरीके से हो गई। प्यारे बच्चों, आपका जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसमें 167 सेक्शंस हैं, 11 चैप्टर्स हैं, और जो है एक तरीके से एक शेड्यूल है। 1938 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो शेड्यूल थी उसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। अभी के समय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 167 धाराएं और 11 चैप्टर्स हैं। इनको सबको ज्वाइन करो। ठीक है, तो दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, बड़ी महत्वपूर्ण बात, कि ये तो इसका एक तरीके से हिस्ट्री हुआ। इस इंडियन एविडेंस एक्ट को बना पाना कई कोशिश करी गई, लेकिन वो उतना सटीक बन ही नहीं पा रहा था। लेकिन बाद में जब फिट्जमैन स्टीफन साहब ने बनाया तो फिर वो काम का एक तरीके से बना। इसकी एक प्रियम्बल है, प्रियम्बल बात करती सीडीए की। सीडीए माने कंसोलिडेट डिफाइन एंड अमेंड, यानी कि इसका उद्देश्य बताती है, उद्देशिका किसी भी एक्ट की, उसकी जो उद्देशिका होती है क्या बताती है, उसका उद्देश्य, पर्पस क्या है। तो इसका जो पर्पस था ये था, तीन याद रखो, सीडीए, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। इसका मतलब कि समेकन, परिभाषा और संशोधित करना। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। जो पहला एक्ट है, पहली सेक्शन है, वो इसके नाम को बताता है। ठीक है, कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये कहलाएगा।
ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा जो सेक्शन 1 है ये भी बताता है कि इसका जो है कहाँ कहाँ कब से ये प्रवृत्त हुआ। ठीक है, तो एक बात याद रखो, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, 1 सितंबर 1872 को जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ठीक है, आपका लागू हुआ। इंडियन एविडेंस एक्ट पहले जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आने के बाद, ठीक है, जम्मू कश्मीर आपका एक तरीके से जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, ये और इधर सुनो, ये बाकी पूरे भारत में एक तरीके से लागू हुई है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आने के बाद जो जम्मू कश्मीर में इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं था, वहां पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू हो गया। ठीक है, और ये कब से लागू हुआ, वही डेट है इसकी, 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, जो कि आपकी बर्थ एनिवर्सरी भी है किसकी, सरदार पटेल साहब की। ठीक है, एक बात को समझो, ये जो आपकी प्रशासनिक कार्रवाइयां होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, वहां पर आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर एनी कोर्ट, वहां पर आपकी भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर एनी कोर्ट, वहां पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू है, और आपका जो प्रशासनिक कार्रवाइयां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हैं, उनके ऊपर भारतीय, नमस्ते भैया, उनके ऊपर जो है आपका एविडेंस एक्ट लागू नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, कुछ और एरियाज हैं, ठीक है, जो ऐसे कोर्ट मार्शल जो आर्मी एक्ट के तहत कन्वेन किए जा रहे हैं, नवल डिसिप्लिन एक्ट के तहत किए जा रहे हैं, वहां पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा एफिडेविट, ठीक है, क्या, हाँ, ठीक है, Indian evidence is not applicable to the affidavits, but proving of fact by the affidavit is not barred। ठीक है, फैक्ट को एफिडेविट से प्रूव करने में कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो और कहा नहीं लागू है, प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ठीक है, हाँ, वहां की कार्रवाई में आर्बिट्रेटर के सामने जो कार्रवाई होगी उसमें भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं है। तो एक सवाल तो यहां से आ जाता है कि कहाँ लागू है, कहाँ लागू नहीं है। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें, आपकी सारी चीजें याद रहेंगी। ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट योर इंडियन एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में आपका इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। आर्बिट्रेटर के सामने जो प्रोसीडिंग होगी उसमें भी इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। एफिडेविट में भी नहीं है, लेकिन फैक्ट्स को एफिडेविट के रास्ते प्रूव किया जा सकता है। कोर्ट मार्शल, वो कोर्ट मार्शल जो इंडियन एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, नवल एक्ट, है ना, एयरफोर्स एक्ट 1934, इनसे जो, इनके अंतर्गत जो कोर्ट मार्शल होगा उसके ऊपर भी आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, ट्रिब्यूनल के मामले में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टी आर वर्मा 1957 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट हैज नो एप्लीकेशन टू द इंक्वायरीज कंडक्टेड बाय द ट्रिब्यूनल। कौन सा केस, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टी आर वर्मा। मैंने जब एविडेंस पढ़ाया होगा तो जरूर बताया होगा। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टी आर वर्मा 1957। इस केस में क्या बोला गया कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है हैज नो एप्लीकेशन टू द इंक्वायरीज कंडक्टेड थ्रू दी बाय द ट्रिब्यूनल 1957 का। तो यहां पर जो है इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल है, और यहां पर कुछ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। और ये सारी की सारी बातें तुम्हें कहां बता दी गई हैं, सेक्शन 1 में ही बता दी गई हैं। तो हर सेक्शन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अब वापस आओ कि साहब कब से प्रवर्तन में आया, इंडियन एविडेंस एक्ट कब से इन्फोर्स हुआ। तो इंडियन एविडेंस एक्ट फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 से इन्फोर्स हुआ, और ये दिस इज ऑल्सो द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इट कैन बी मेक इन्फोर्सिबल विद द रेट्रोएक्टिव इफेक्ट, मतलब कि इसको प्रवर्तन में भूतलक्षी प्रभाव यानी बैक डेट से भी लाया जा सकता है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और सेक्शन 2 कब रिपील किया गया? दो के आगे लिखो 1938, सेक्शन 2 के आगे लिखो 1938, लिखो। ठीक है, अभी 2019 का जो एपीओ का पेपर आया था, कब का? यूपीएपीओ का, वहां पूछा गया सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाज रिपील्ड बाय रिपीलिंग एक्ट 1948, रिपीलिंग एक्ट 1945, रिपीलिंग एक्ट 1883 और रिपीलिंग एक्ट 1980 1938। तो डी आंसर इसका सही है। 2000 पूछ दिया, 19 का जो एपीयू का एग्जाम हुआ उसी में पूछ दिया। तो ठीक है, ये याद रहेगा। अच्छा, एक मैक्सिम है, उसको लिखो। फाल्सस इन ऊनो, फाल्सस इन ओमनीबस। जल्दी जल्दी चलना रहेगा। ठीक है, फाल्सस। ये काम ही नहीं कर रहा है। एक मैक्सिम है, फाल्सस इन ऊनो, फाल्सस इन ओमनिमस, यानी कि इसको, बात को समझो, ये मैक्सिम बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस मैक्सिम का जो है, का मतलब है फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन एवरीथिंग। इसका एप्लीकेशन जो है इंडिया में नहीं है। ये मैक्सिम इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये मैक्सिम इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगी, ये अक्सर पूछा जाता है। बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसे प्रेम सिंह और अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में 2009 में भी कहा कि फाल्सस इन ऊनो, फाल्सस इन ओमनिबस हैज नो एप्लीकेशन इन इंडिया। फाल्सस, एफ लिखो, स्पेलिंग लिखो, FALSUS, बैरक में लिख दो। फाल्सस इन ऊनो, फाल्सस इन ओमनिबस, OMNIBUS। ठीक है, आगे लिखो, नो एप्लीकेशन इन इंडिया, भारत में मैक्सिम लागू। फाल्सस, FALSUS, फाल्सस इन ऊनो, ऊनो माने UNO, यूनो। और आगे फाल्सस, FALSUS, फाल्सस इन ओमनिबस। लैटिन मैक्सिम हिंदी में कैसे लिखा हूं, ऐसे लिखो अंग्रेजी में। ठीक है, फाल्सस इन ऊनो, फाल्सस इन ओमनिबस, इसका एप्लीकेशन इंडिया में नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब वापस आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ आओ, वन बाय वन करके सेक्शन खोलते हैं। सेक्शन जो आपका 3 है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। क्या है? 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। 3 में ढेर सारी परिभाषाएं दी गई हैं। हाँ, लगभग सेम ही होंगे। दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इसमें जो है वो चल नहीं रहा, अभी बुलाना पड़ेगा तो सीधा। ठीक है, आगे आओ। मैंने क्या कहा, सेक्शन 3 जो है वो डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। तो वो कह रहा है कि देखो इधर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे दी गई है आपकी कोर्ट की डेफिनेशन। क्या दी गई है? कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। देखो बेयर एक्ट अपना, तो जो आ जाता है एकदम यही, बड़ा आसानी से बेयर एक्ट से तुमसे पूछ लेता है। न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मजिस्ट्रेटों मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए प्रभावित रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। मतलब क्या बोला? मतलब इसने बोला सब हैं सिवाय मध्यस्थों के, सब हैं सिवाय मध्यस्थों के। जज साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं, जो अथोराइज है एविडेंस लेने के लिए वो भी है, लेकिन मध्यस्थों को छोड़कर। ठीक है, किसको छोड़कर? मध्यस्थों को
छोड़कर। आगे आओ, आगे दिया गया तथ्य की परिभाषा। ठीक है, तथ्य मीन्स फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंस। यानी कि इसको समझो, कोई ऐसी वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं के संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, या फिर कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। तो प्यारे बच्चों, एक तरफ मेरी तरफ देखो, फैक्ट दो तरीके से हो सकते हैं, एक फिजिकल फैक्ट और दूसरे साइकोलॉजिकल फैक्ट। जैसे ये तुम सब लोग इस क्लास में इस तरीके से बैठे हो, ये फिजिकल फैक्ट है। ठीक है, और तुम ये जो एक तरीके से सुन रहे हो, ये सब क्या है, एक इलस्ट्रेशन देखो। हाँ, अरे यार मैं देख ले रहा हूँ। हाँ सर, कुछ इनको बताओ, कुछ दिख नहीं रहा है, इधर आओ, पहले इधर आओ, इसको ठीक करो, ये काम नहीं कर रहा भैया। है, हटा नहीं तो इसको काम करने लायक बनाओ, लिखे ये। इसको काम करने लायक बनाओ, लिख रहा हूँ, चल नहीं रहा बोर्ड एक्चुअली, ये कब करेंगे ठीक। अरे शुक्ला जी कहाँ थे? जल्दी करो भैया, इसीलिए मैं बोर्ड पे नहीं देख रहा था, लिखना पड़ता है इस पे। हाँ ये नए हैं बंदे, ये इसलिए कर नहीं पा रहे हैं। कर रहा हूँ, फाल्सस इन ऊनो, फाल्सस इन ओमनिबस, FALSUS, फाल्सस इन ऊनो, UNO। ठीक है, फाल्सस इन ओमनिबस, इतनी सी बात है। फॉल्स इन वन थिंग, फॉल्स इन एवरीथिंग, और इस मैक्सिम का यही मतलब है। ठीक है, और इसका भारत में कोई एप्लीकेशन नहीं। हाँ, बस यही वाला, इसका मतलब है फॉल्स इन वन थिंग, फॉल्स इन एवरीथिंग। ये मैक्सिम भारत में एप्लीकेबल नहीं है। बाबू तुम अभी आज ही सीख रहे हो क्या मेरे सामने? है क्या? कहाँ लिखा रहा है? नहीं लिखा रहा है। अभी तुम मेरी बातों को सुन लो, नहीं जो सुनाऊंगा उससे भी जा रहे हो धीरे धीरे। हाँ, नहीं चल रहा है, ये चलेगा ही नहीं क्या? तो फिर तो वो खबर क्यों लेके आए थे? हाँ, उसको ठीक कराओ, किसी को भेजो, जाके जाओ। प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से, अब जल्दी जल्दी सुन लो। वो काम ही नहीं कर रहा है बोर्ड आज, ये कर नहीं पा, काम तो कर रहा है वो अभी, वो मतलब शशांक आज है नहीं, तो वो शायद हमें लग रहा है वो जान नहीं पा रहा है, वो कर नहीं पा रहा है। अब इससे बेहतर है कि मेरी बातों को सुन लो तुम, और पेन वेन चलाते रहना, जब मैं जो कुछ बोलूं उसको लिखते रहना, है ना? तो मैंने बोला कि देखो एक बात को समझो, डेफिनेशन क्लॉज से एक सवाल जरूर आता है। उस डेफिनेशन क्लॉज में से पहली बात है कोट, दूसरा है फैक्ट। फैक्ट में भी मैंने बोला कि फैक्ट को बेंथम ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, भौतिक और मानसिक, भौतिक और साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी क्या बोलते हैं, फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट। पहला फिजिकल फैक्ट में के एग्जांपल ए और बी है, तुम सब यहाँ बैठे हो, ये फिजिकल फैक्ट है। तुम मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, ये फिजिकल फैक्ट है। ठीक है, और तुम मेरे बारे में ओपिनियन रखते हो कि सर जी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ठीक है, तो मैंने ये बोला, ठीक समझ में आया? फैक्ट दो तरीके के, बेंथम ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, दो पार्ट्स में बेंथम ने इसको डिवाइड किया है।
एक फिजिकल फैक्ट और दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्ट। ठीक है। अच्छा, तथ्य भी हो गए। तथ्य के बाद प्यारे बच्चों एक बात को समझो, इस दोनों के लिए एग्जाम्पल, जो इलस्ट्रेशन है ना फैक्ट के, ये सारे देख के जाना, यही पूछ देता है ये क्या है, तो ये है सब फैक्ट। ठीक है। देखो कि साहब तीसरी बात रेलेवेंट। ठीक है। उस रेलेवेंट का मतलब क्या है? एक तथ्य दूसरे से तथ्य से तब सुसंगत कहा जाता है, एक तरीके से तब सुसंगत कहा जाता है जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम में उपबंध निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी प्रकार से एक तथ्य वह तथ्य दूसरे तथ्य से सशक्त हो। देखो जितने भी अभी आगे ये पूरा का पूरा चैप्टर दिया गया है, जिसमें रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का जो चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं तो फैक्ट क्या कहला जाएंगे? रेलेवेंट, पूरे के पूरे चैप्टर से। इसमें से सारे मार्क करो, डॉक्यूमेंट मार्क करो। फैक्ट इन इश्यू आ गया हो, फैक्ट इन इश्यू भी पूरा याद करना है, इसके इलस्ट्रेशन याद करने हैं पूरे। सेक्शन 3 की जितनी परिभाषाएं हैं सारी पढ़नी है। पहली आपकी कोड पढ़नी है, दूसरी आपकी तथ्य पढ़नी है, तीसरी आपकी सुसंगत पढ़नी है, चौथी विवादक तथ्य पढ़नी है। मार्क करो, विवादक तथ्य मार्क करो इसको। ठीक है। दस्तावेज, विवादक तथ्य, डॉक्यूमेंट और फैक्ट, इन 3 परिभाषाओं में से एक सवाल मिलेगा। कौन कौन सा? विवादक तथ्य, दस्तावेज और आपका तथ्य, इन 3 में से एक सवाल आपको मिलेगा। ठीक है। एविडेंस क्या है? एविडेंस की परिभाषा जो एविडेंस एक्ट में दी गई है उसको याद करना है। साक्ष्य की, देखो साक्ष्य की परिभाषा भी इसी में दी गई है। ठीक है। लेकिन इस साक्ष्य की परिभाषा बहुत कंप्लीट नहीं है, जिसको हम कभी क्लास में पढ़ेंगे तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्यारे बच्चों, इस साक्ष्य की परिभाषा को आपको याद कर लेना है। इसके अलावा साबित, देखो आगे, ना साबित और साबित नहीं हुआ, तीनों, प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, इनमें से एक सवाल आ सकता है। कुल मिला के धारा 3 से एक सवाल आएगा और इन्हीं में से आएगा जो तुम पढ़ रहे हो। ठीक है। इन्हीं में से आएगा। इन तीनों को तुम्हें याद करना है, प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। ठीक है। इन 3 में से आपको एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न प्री में आता है। धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया? तो आप तिथि है आपकी 17 अक्टूबर सन 2000, लिखो इसमें। कब से किया गया? 17 अक्टूबर सन 2000 से, ये अक्सर पूछ रहा है। ठीक है। सेक्शन, अगले चैप्टर में आओ। देखो इधर एक बात और समझो, चैप्टर 3 में ना, इधर सुनो, ढेर सारी परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है। कोर्ट की दी गई है, डॉक्यूमेंट की दी गई है, फैक्ट की दी गई है, इंडिया की दी गई है, रेलेवेंट की दी गई है ना? और फैक्ट इन इश्यू के बारे में बताया गया है। फैक्ट को 2 पार्ट्स में तोड़ा गया, फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट। हर चीज जो तुम देख सुन रहे हो, वस्तुओं के साथ जिनका संबंध है वो फिजिकल फैक्ट हो गए, जो तुम दिमाग में रख रहे हो, जैसे मेरे बात सर जी अच्छा पढ़ाते हैं, ये जो ओपिनियन है, ठीक है सर, और ये क्या हो गया? ये साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गया। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? फैक्ट 2 तरीके के, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न आया फैक्ट इन इश्यू का। ठीक है। तो फैक्ट इन इश्यू तो डिटेल में बताऊंगा तो मेरा समझ आएगा, मैं सिर्फ आज इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क कराऊंगा। ठीक है। आज और कल जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे थोड़ा थोड़ा बताता भी रहूंगा। ठीक है। तो सेक्शन 5, सेक्शन 5 जो है ये आपको बताता है, बहुत बढ़िया सेक्शन है सेक्शन 5। सेक्शन 4 भी तो है। 4 बात करता है उपधारणा के संबंध में, मे प्रोज्यूम, सेल प्रोज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है। मे प्रोज्यूम कहता है, इधर देखो, जहां कहीं भी इस अधिनियम में यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकता है। ठीक है। और यदि जब तक वह साबित ना किया जाता उसके सबूत की मांग कर सकता है कि लाओ उसको प्रूव करो। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो है मे प्रोज्यूम सेल प्रोज्यूम माने ये इस फैक्ट को तब तक प्रूव्ड मानेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज
डिसप्रूव्ड। जब तक कि यह नए साबित ना किया जाए तब तक हम इसको क्या मानेंगे, साबित मानेंगे। और कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब ये निश्चयात्मक सबूत है, अब इसको किसी भी सबूत देकर झुटलाया नहीं जा सकता, कंक्लूसिव प्रूफ है। ठीक है, तो धारा 4 में क्या है, मे प्रोज्यूम, शैल प्रोज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, इसके अलावा प्यारे बच्चों सेक्शन 5 मार्क करो, इंपॉर्टेंट है बहुत। सेक्शन 5 मार्क करो, क्या कहता है सेक्शन 5, देखो इधर। किसी वाद या कार्रवाई में, वाद माने और सिविल सूट, कार्रवाई माने क्रिमिनल प्रोसीडिंग, वाद या कार्रवाई में हर विवादक तथ्य के और ऐसे तथ्यों के जिन्हें तस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा या किन्हीं अन्यों का नहीं। देखो इधर समझो, ये सिर्फ इतना बात कहता है कि एविडेंस जो है वो रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू में ही दिया जाएगा और तरीके से नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे की धाराएं बताती हैं कुछ और परिस्थिति में भी साक्ष्य दिया लिया जा सकता है। सेक्शन सेक्शन 5 को मार्क करो, इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी मार्क करो 5 को, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, देखो इधर एक बात को समझो, मैं प्रज्यूम, अभी एक लाइन में तुम समझना। मैं प्रज्यूम का मतलब है एक तरीके से, अपने पढ़ो, बोल के जल्दी बोल के पढ़ो तेजी से। हाँ रुक जाओ, हाँ अब आगे चलो। हाँ, या मांगने, साबित करने के लिए सबूत मांग लेगा, सिंपल सी बात है। न्यायालय को लग रहा है तो साबित मान लेगा, नहीं तो तुमसे कहेगा लाओ सबूत लाओ, प्रूफ करो। ठीक है, एक बात, अभी आगे पढ़ो, दूसरा वाला तुरंत पढ़ो। अरे बस हो गया, ये आगे पढ़ो, दूसरा वाला सेल्फ प्रिज्यूम। हाँ सेल्फ प्रिज्यूम होगा तब क्या होगा, आगे देखो, मानेगा, आगे पढ़ो। हाँ तब तक उसको क्या मानेगा, साबित मानेगा। ठीक है, मेरी बात समझे। आगे आओ जरा, अगला वाला पढ़ो। कंक्लूसिव प्रूफ में, कंक्लूसिव प्रूफ में तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, मान के चलेगा, कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा, एविडेंस कोई दे ही नहीं सकता उसमें, ये मान के चलेगा कि ऐसा है। प्यारे बच्चों 6 में आओ जल्दी। मैं तो बताओ, आज तो पूरा टाइम ही निकल गया, मैं कुछ पढ़ा ही नहीं पाया। ये मोहिनी आज समय नहीं है इसको बताने का, मुझे 2 क्लासेस में सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन तुम्हें बताने कि ये पढ़ के जाओ, ये इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ के जाओ, ये लेस इंपॉर्टेंट है इसको छोड़ के जाओ। मेरी बात को समझो, है ना, कि मुझे ये क्लास दी गई है आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताने के लिए कि क्या क्या पढ़ के जाना है, और क्या क्या में क्या क्या किस किस तरीके से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो इसलिए अभी आधा घंटा मेरा बीत चुका है, कल की क्लास मेरी और है, और पूरा एविडेंस मेरा बाकी है। ठीक है, तो अभी सिर्फ मार्क करो जो मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आगे आओ, धारा 6 में आओ, देखो इधर, रेफ जेस्टे का सिद्धांत किस धारा में, धारा 6। रेस जेस्टे का प्रिंसिपल किस धारा में, धारा 6। एक बात, इसका मतलब थिंग सैड और डन। देखो इधर इस दूसरे तरीके से इसको समझो, धारा 6 यानी कि समव्यवहार के भाग, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ रेफ जेस्टे का सिद्धांत क्या कहता है, इधर समझो। अगर मान लीजिए सेक्शन 6 को पढ़ो, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। देखो इधर एक बात को समझो, सेक्शन 6 कहता है कि एक ही ट्रांजैक्शन के भाग हैं, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन माने वो एक दूसरे पे इतने कनेक्टेड हैं कि उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि फैक्ट विच डू नॉट इन इशू सो आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, इतना तेजी से कनेक्टेड हैं कि उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, चाहे वो उसी टाइम घटित हो या बाद में घटित हो। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक पहला इलस्ट्रेशन पढ़ो जरा, यहीं से इतने से क्लियर करूंगा। खा को पीट कर उसकी का हत्या करने का अभियुक्त है, का या खा के पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या इतने अल्पकान या पूर्व पश्चात कहा गया कि वह उसी संव्यवहार का भाग बन गया, सुसंगत तथ्य है। तुम्हारी पिटाई हो रही है, जो भी बोला गया कहा गया वो एक दूसरे से
कनेक्टेड है, एक ही समव्यवहार के भाग हैं। क्योंकि एक ही समव्यवहार के भाग हैं, इसलिए ये एविडेंस के रूप में रेलेवेंट है। ये बात तुम्हें धारा 6 कहती, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, एक ही समव्यवहार का भाग। यही धारा 6 डॉक्ट्रिन ऑफ रेफ जेस्टे का सिद्धांत कहलाती है। ठीक है, अन्यथा रेलेवेंट ना भी होते, लेकिन इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि वो एक ही समव्यवहार के भाग हैं, यानी एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हैं कि इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे आओ, इसके सारे इलस्ट्रेशन देख लेना। ठीक है, सेक्शन 6 क्या कहता है? 6 बात करता है पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन की। ठीक है, यानी कि एक ही समव्यवहार के भाग की। धारा पूछ देगा रेफ जेस्टे का सिद्धांत किस धारा में है? धारा 6 में है। रेफ जेस्टे का सिद्धांत की डॉक्ट्रिन ऑफ समव्यवहार के भाग का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ रेफ जेस्टे किस धारा में है? धारा 6। ठीक है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और लीडिंग की केस है रटन वर्सेस क्वीन का। ठीक है, गोली मार दी गई थी, पुलिस को फोन कर रही थी, कॉल अचानक कट गई। ठीक है, और जब पुलिस उस स्थान पर पहुंची तो लेडी का डेड बॉडी वहां पर पाई गई। ठीक है, और इस तरह के कॉल करना, कॉल का कटना, उसको कोर्ट ने एक ही समव्यवहार का भाग माना। रटन वर्सेस क्वीन। आगे आओ, सेक्शन 7 में आओ, 7 को इंपॉर्टेंट मार्क करो। इधर सुनो, 6 के इलस्ट्रेशन और 7 के इलस्ट्रेशन, मैंने आधा टाइम अपने पूरे एविडेंस एक्ट का ये चैप्टर पढ़ाने में लगाया था, और आधे में पूरा एविडेंस एक्ट खत्म कर दिया था। क्यों? समय ही इसी में लगता है, सारा का सारा समय धारा 13 तक लगता है बस। आधा समय तो अकेले धारा 13 तक खा जाएगी, और बाकी कहीं कुछ है ही नहीं। 2 क्लास में कहीं कोई टेक्निकलिटी ही नहीं है। तो इसलिए धारा 6 से भी अंदर से सवाल बनता है, और धारा मतलब अंदर से बनता है, इसको पढ़ के जाना ठीक से, बेरेक्ट से पढ़ के जाना। कहां से? बेरेक्ट से पढ़ के जाना। धारा 7 में आओ, देखो क्या कह रहे हैं। मैंने बोला कि फैक्ट विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट। ओकेजन कॉज और इफेक्ट माने एक तरीके से वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग, हेतु या परिणाम हैं। देखो इधर, सपोज करो एक तरीके से कि परिणाम, 2-3 वर्ड इसमें यूज किए गए हैं जो मैं बताता हूं तुम्हें। एक ओकेजन, कॉज और इफेक्ट। हम तुम इधर लड़ाई शुरू किए, जमीन खुद जाएगी कि नहीं खुद जाएगी? हम तुम लड़ेंगे तो कुर्सी उलट जाएंगी कि सारी नहीं उलट जाएंगी? ये क्या है? इफेक्ट है। ये क्या है? इफेक्ट। ये कहां से रेलेवेंट बनता है? धारा 7 से। ठीक है, देखो इधर खाइल स्टेशन पढ़ो, जल्दी खाइल स्टेशन पढ़ो धारा 7 का। अभी आज कर देंगे उसको। ठीक है, कल की क्लास रहेगी, कल भी करेंगे। अच्छा, इधर आओ, सेक्शन 7 पढ़ लिया तुमने, इसके तीनों इलस्ट्रेशन पढ़ के जाओगे। ठीक है, सेक्शन 7 और सेक्शन 7 के तीनों इलस्ट्रेशन पढ़ के जाओगे। ठीक है, अगला इलस्ट्रेशन पढ़ो, अगला सेक्शन पढ़ो, सेक्शन 8। सेक्शन 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 बताता है हेतु, तैयारी और पूर्व या पश्चात का आचरण। देखो इधर एक बात को समझो, 3 बातें, मोटिव, प्रिपरेशन और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। इधर देखो, मेरी बात को सुनो। पूर्व मोटिव, तैयारी और पूर्व और बाद का आपका आचरण, ये कहां से रेलेवेंट बनता है जाके?
ये सारा का सारा जो है रेलेवेंट बनता है सेक्शन 8 में। जो तुम्हारी इधर देखो, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, यानी बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल केसेस भी समझो। बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल केसेस माने एक तरीके से बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी, वो कहाँ रेलेवेंट बनती है जाके, धारा 8 में। कहाँ बनती है जाके, धारा 8 में। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से समझो कि कैसे, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु, तैयारी या फिर पूर्व और पश्चात या फिर दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है। अभी रुको आगे। किसी वाद या कार्रवाई के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्रवाई के बारे में, उसमें विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य, किसी तथ्य के बारे में आचरण, किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध को अपराध की कार्रवाई के विषय सुसंगत है, यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है, उससे प्रभावित है, तो वो रेलेवेंट होगा। इसके इलस्ट्रेशन पढ़ो फटाक से। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ो। देखो इधर 4 नंबर पढ़ो इसका इलस्ट्रेशन, वहां से समझ। कौन सा नंबर? 4 नंबर पढ़ो। इधर सुनो, मोटिव, प्रिपरेशन और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। इधर देखो, तुमने मेरा फोन चोरी किया, बाहर खड़े हो, ये लोग गए, कोई बोले सर जी का फोन चोरी किया, पुलिस आ रही है, तुम तुरंत भाग गए। तुम तुरंत भाग गए। मोटिव हटाओ, प्रिपरेशन हटाओ, क्या है ये? कंडक्ट है तुम्हारा। कब का कंडक्ट? प्रीवियस या सब्सिक्वेंट। मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। जो कब का कंडक्ट है? बाद का। तो ये जो तुम्हारा जो भागना है ना, कहाँ रेलेवेंट होगा? धारा 8 में। नहीं समझे? ये तुम्हारा भागना है, ये कहाँ रेलेवेंट है? धारा 8 में। कंडक्ट है तुम्हारा प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। बॉडी लैंग्वेज भी इसी के अंतर्गत है। चोर कौन है जल्दी बता दो, नहीं ठीक कर दी जाओगे। तुम वही तरीके से कांप रहे हो, पसीना आ गया, बिल्कुल कांपे जा रहे हो, एकदम हिले जा रहे हो और पूरा पसीने से लथपथ हो, ये क्या है? ये बॉडी लैंग्वेज भी धारा 8 में रेलेवेंट है। ठीक है, तो धारा 8 में क्या है? 3 बातें कब सुसंगत होती हैं? मोटिव और आपका प्रिपरेशन और कंडक्ट। तुम कुछ अपराध करोगे, अपराध, इधर सुनो, तुमने विष खरीदा, एक बात को समझो, इधर सुनो। अब मोटी 3 वर्ड यूज किए, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, ये कब रेलेवेंट होंगे? कंडक्ट का बताया मैंने। तुम गए, तुमने जहर खरीदा, जहर खरीदना कोई दिक्कत नहीं है, बोले चूहा मार दवाई खरीद लाए। प्रिपरेशन है, ये 3 वर्ड है ना, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, धारा 8 में। एविडेंस पढ़ाऊंगा तो सब याद रहेगा। 3 बातें प्रिपरेशन की आई, तुम गए जहर खरीदा तुमने, तुम्हारा जहर खरीदना करता ही रेलेवेंट है, कोई दिक्कत नहीं, चूहा मार दवाई खरीद लाए। अब अगर उस जहर से खाकर कोई मर गया तो रेलेवेंट हो जाएगा, प्रिपरेशन में आ गया कि भैया सेम जहर तुमने जाके खरीदा था। कहाँ है वो जहर? सर जी वो तुम्हें पी गया, पी गए तुम, लेटा ये है। और तुम्हारा जो जहर उपाप्त किया गया, उसका जो लक्षण है सेम इसमें परिलक्षित हो रहे हैं। मतलब क्या? ये वो जहर तुमने काय के लिए खरीदा था? वही इस्तेमाल करने के लिए। तो तैयारी हो गई, तुम्हारा जहर खरीदना महत्वपूर्ण नहीं है, वही जहर पी के कोई मर जाए रेलेवेंट हो गया। नहीं समझे? तैयारी में आ गया, प्रिपरेशन हो गया ये। और जब वो मर गया, चलो छोड़ो उसको, बाहर पुलिस आई, तुम्हें नहीं पता है, बोले पुलिस आ रही, फलाने मर गए, और तुमने दौड़ लगा दी, ये क्या हो गया? कंडक्ट। क्या हो गया? कंडक्ट। मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, जो जो हिंदी में है आपका एक तरीके से हेतु, तैयारी और पूर्व या पश्चात का आचरण। तो ये जो तुम्हारा पूर्व और पश्चात का आचरण है, भागना या तुम्हारा जहर को लाना, ये भी रेलेवेंट है। मैं तैयारी को बताया नहीं तुम्हें, जहर खरीद के लाए तू है। हेतु को सुनो, मैंने तुम्हें गाली दी, ठीक, बाद में मैं मरा पाया गया। मैंने तुम्हें गाली दी, खूब गाली दी तुम्हें, ठीक, किसको गाली दी? तुम्हें दी, मोटिव तैयार हो गया। मोटिव क्या है? मोटिव इज समथिंग विच प्रॉम्प्ट्स टू डू एन एक्ट, जो तुम्हें कोई कार्य करने के लिए एक तरीके से प्रॉम्प्ट्स करे। अभी रुको, मैंने तुम्हें गाली दी, गाली दी, खूब गाली दी, तुमने कहा सर जी तुमको देख लूंगा, और तुमने मुझे बाद में देख लिया। तो मोटिव क्या था? तुम्हारे पास मोटिव था, क्यों था? मैंने गाली दी। नहीं समझे? फिर तुम गए जहर लेने, कि चूहा मारने के लिए जहर लेने जा रहा हूं,
और सर जी चले गए, तो तुमने क्या कहा, ये हो गया आपकी प्रिपरेशन है। ये क्या हो गई, प्रिपरेशन। तुम्हारा जहर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा जाना इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे गया वैसे ही तुम्हारा जहर लाना रेलेवेंट हो गया। अभी रुको, खबर दी कि पुलिस आई, पुलिस आ रही जल्दी, सर जी चले गए, लेटे हैं बैठे हैं कुर्सी में, कुछ बोल नहीं रहे। तुरंत तुम धीरे से उठे, उठ के भाग गए। ये क्या हो गया, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, तुम्हारा आचरण हो गया। तो हे मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट तीनों रेलेवेंट है धारा 8 में। किसमें, पूर्व के आचरण और तैयारी का मतलब एक तो हो गया कि तुम वो सारे संसाधन जुटा रहे हो जिससे कोई काम करोगे। ठीक है, पूर्व का आचरण माने की बात कई तरीके से, जैसे बार बार मेरे पास तुम देखे जा रहे हो घटना के पहले। ठीक है, बार बार जाके बाहर देख रहे हो कोई आ तो नहीं रहा है ना। 2 बार घर का चक्कर लगाया है, देखूं कोई है कि नहीं है ना। जो भी कंडक्ट, बॉडी लैंग्वेज इसी के अंतर्गत बेसिक है। जो भी तुम्हारे हाव भाव, घटना के पहले तुम्हारे हाव भाव कुछ बताएंगे, पहले भी तो बताएंगे कुछ, तुम कुछ जब करने जा रहे हो, वो दोनों की बातें हैं। इलस्ट्रेशन से इसमें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि तुम्हें सारे इलस्ट्रेशन बताऊं। ठीक है, 8 के बाद 9 में आओ। 8 के बाद 9 में आओ। ठीक है, धारा 8 मात्र धारा 7 का एक्सटेंशन है। ठीक है, अच्छा, का फर्जी का नंबर देखो जरा इलस्ट्रेशन इसका, का नंबर देखो, जल्दी देखो। 8 का नंबर देखो। खा की हत्या के लिए धारा 8 का का, खा की हत्या के लिए का विचारित किया जाता है, ये तथ्य कि का ने गा की हत्या की है। खा जानता था कि का ने गा की हत्या की है, और कि खा ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित की करने की धमकी देकर काफी धन प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, सुसंगत है। मोटिव देखो, मोटिव मिल गया। मुझे पता है तुमने किसी को मारा है, मैंने कहा माल दो नहीं तो डिस्क्लोज कर दूंगा। तो क्या मिल गया तुम्हें, मोटिव मिल गया मुझे मारने का। किसको मारो नहीं डिस्क्लोज कर देगा। हो गया कि नहीं हो गया, बस। इधर सुनो प्रफुल्ल, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड, वो सारे के सारे तुम्हारे इलस्ट्रेशन से आते हैं। इतने इलस्ट्रेशन है, इतने इलस्ट्रेशन है जिसकी कोई सीमा नहीं है। धारा 8 के जितने इलस्ट्रेशन हैं वो सब के सब पढ़ लो, सारे के सारे इलस्ट्रेशन क्या करो, पढ़ लो। धारा 7 के सारे इलस्ट्रेशन, 9 के सारे इलस्ट्रेशन, सारे के सारे इलस्ट्रेशन पढ़ लो। इसके बाहर से बस डायरेक्ट उठा के इलस्ट्रेशन प्रूफ देता है तुमसे। एविडेंस एक्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे के सारे सिचुएशन बना के तुमसे बता चुका है। आगे आओ जल्दी, अरे बाप रे अभी तो 8 ही सेक्शन हुआ है। सेक्शन 9 आओ। सेक्शन 9 में क्या है, सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण और पुनर्स्थापन। इसमें जो है एक तरीके से 9 के करीब ग्राउंड दिए गए सेक्शन 9 में। ठीक है, कि क्या चीज क्या है, इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट, इसके इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, और इस इलस्ट्रेशन में खास तौर से घा नंबर, घा नंबर इलस्ट्रेशन। इधर सुनो, जहां क्यों, कहां, ये सब आएगा, क्वेश्चन आ जाए, वहां पर धारा 9 आएगा। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कहां होती है, धारा 9 में। ठीक है, कहां होती है, 9 में। ठीक है, धारा 9 का इस्तेमाल अपने किसी साक्ष्य को सपोर्ट करने में, ठीक है, उसको रिबट करने में, और एक तरीके से और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, कोई साक्ष्य देने के लिए एक तरीके से किया जाता है। ठीक है, सेक्शन 9 के अंतर्गत ही टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आपका होता है। ना कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किसके लिए, थिंग के लिए, पहचान, वस्तु की पहचान के लिए, पर्सन की पहचान के लिए, समय की पहचान के लिए, प्लेस की पहचान के लिए, सब के लिए एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। किसके अंतर्गत, धारा 9 के। धारा 10 सुपर इंपॉर्टेंट है, षड्यंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, ठीक है, धारा 10 को इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसको पढ़ के जाना, जल्दी मार्क करो।
धारा 10 को इंपॉर्टेंट मार्क करो। धारा 11, धारा 11 प्ली ऑफ एलबी है। प्ली ऑफ एलबी माने अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। कहां पर है धारा 11, लिखो। धारा 11 के ऊपर लिखो अन्य प्ली ऑफ एलबी, यानी कि अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। कहां दिया गया है धारा 11 में। रेफ जेस्टे कहां दिया गया है धारा 6 में। और प्ली ऑफ एलबी धारा 11 में। रेफ जेस्टे धारा 6 में। ठीक है, लिखो, मेरी बात को सुनो। प्लियो इसका केस एक बड़ा लीडिंग केस है। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस प्ली ऑफ एलबी से रिलेटेड है। इसी को इसी बेयर एक्ट में लिख लो, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इधर सुनो, बड़े ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम तुम्हारे ऊपर एक हत्या का आरोप है कि 3 तारीख को तुमने एक हत्या करी। 3 तारीख को तुम इलाहाबाद में बैठ के अपना इंटरव्यू दे रहे थे। प्ली ऑफ एलबी अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। 3 को तुम्हें यहाँ पे दिल्ली में हत्या का अभियोग है तुम्हारे ऊपर, और तुम कहाँ थे 3 को? यूपी में बैठ के अपने इंटरव्यू दे रहे थे। तो कहाँ थे? अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत लागू होगा, ये सुसंगत होगा। ठीक है, सबसे बढ़िया किसी अपराध से बचने का यही है कि कहीं तुम और अपनी उपस्थिति को दिखा दो। सबसे बेहतर तरीका यही है। अगर तुम्हारे फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है, उस डेट में अपनी उपस्थिति कहीं और प्रूव कर दोगे, बड़ी दिक्कत। एक बहुत ही लीडिंग केस है आपके आईपीसी आरपीसी का, और वो हमारी लॉ फैकल्टी का छात्र था। उसने अपनी दोस्त का मर्डर किया, और मर्डर कहीं दूर हुआ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, अटेंडेंस दे देते हैं बच्चों को। सर जी मेरी अटेंडेंस शॉर्ट पड़ रही, दे दो। क्योंकि तुम्हारे कॉलेजेस जैसा नहीं है, यहाँ 66% अटेंडेंस चाहिए पेपर देने के लिए। वो तुम सर जी से लो चाहे खुदा के लो। तो क्या किया उसने? उसने कहा साहब मैं 26 तारीख को फलानी तारीख को क्लास में था, क्लास कर रहा था। क्लास कैसे प्रूव होगी? अटेंडेंस से। रजिस्टर निकलाया गया, और क्लास में प्रेजेंट लगी है। और मास्टर साहब जान रहे हैं क्या मुसीबत ले ली मैंने? क्या मुसीबत ले ली मैंने, समझ रहे हो तुम? बाद में चूंकि वहां उसकी प्रेजेंस ज्यादा के पुख्ता ज्यादा सबूत थे। ठीक है, वहां उसकी प्रेजेंस के पुख्ता ज्यादा सबूत। यही अगर पेपर लिख रहा, कोई लिख दे इसकी जगह बैठ के, फिर इसकी हैंडराइटिंग से मैच किया जाएगा। अगर डाउट आया कोई तो कि इसी ने लिखा है, कोई और बैठ के तो नहीं लिख रहा था, है ना? तो बस प्ली और पहले भी धारा 11 यानी अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत कहां पर है? धारा 11 में। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट। और सेम रेस्ट जस्टे कहां है? धारा 6 में। ठीक। हम्म। ठीक, आगे आओ। धारा 12 मार्क करो, इंपॉर्टेंट। धारा 12 मार्क करो। 13 मार्क करो। 14 मार्क करो। और 14 का इलस्ट्रेशन ए मार्क करो। इलस्ट्रेशन सी मार्क करो, जल्दी। कोशिश करना एक बार सारे दृष्टांत पढ़ लो तुम अपने जुबान से। ठीक है, सेक्शन 15 हो। 15 पढ़ना है पूरा सेक्शन। इसका इलस्ट्रेशन ए मार्क करो, बी मार्क करो, दोनों मार्क करो, सी भी मार्क करो। सेक्शन 17, एडमिशन कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 17 में। ठीक है। 18, 19 सुपर इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे बिना पढ़े नहीं जा सकते तुम।
ठीक है। 13 में जहां पे लिखा है ना राइट और कस्टम, इसको हाईलाइट करो बस अपने इंडेक्स में। 13 में जो लिखा है ना राइट और कस्टम, इसको हाईलाइट करो। 14 तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड को बताता है, इल विल, इंटेंशन, ये सब कहाँ आता है? सेक्शन 14 में। ठीक है। 15 में जहां पे लिखा है एक्सीडेंटल और इंटेंशनल लिखा है, देखो बैरेक्ट में, इसको हाईलाइट करो फटाक से इंडेक्स में। एडमिशन कहां से कहां तक है? धारा 17 से एडमिशन आपका है, 17 से 23 तक। इसके बाद कन्फेशन शुरू हो जाता है। ठीक है। 17 से लेकर 23 तक। इधर सुनो, 21 को सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो। इधर देखो 21 का जो इलस्ट्रेशन ए है ना, 2005 में, 7 में, हर साल यूपी में और बाकी स्टेट में एपीओ में पूछा गया है। कौन सा? 21 का ए। 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो, मार्क करना। 22 इंपॉर्टेंट मार्क करो। 23 लिखो इधर, इधर सुनो। 23 के आगे लिखो, 23 के ऊपर लिखो केवल सिविल मामलों से संबंधित है। क्या लिखोगे? 23 के ऊपर लिखो, इंडेक्स में ही लिख दो। 23 के आगे लिखो, 23 इंडेक्स में, 23 का एक्सेप्शन कौन सा है? 126। कन्फेशन कहां से कहां तक है? 24 से लेकर 30 तक, 24 to 30। मार्क करो। 24 इंपॉर्टेंट मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट। 25 सुपर इंपॉर्टेंट। 26 सुपर इंपॉर्टेंट। 27 वेरी इंपॉर्टेंट। इधर सुनो, कन्फेशन में पुलिस बाहर खड़ी है, मजिस्ट्रेट को बयान दे रहे हो, कन्फेशन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा वापस आओ। सेक्टर 27 को सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो जल्दी। 27 में रिकवरी है। इधर सुनो, तुमने मेरी हत्या करी चाकू से, पुलिस वो चाकू बरामद करेगी, तो 27 में वो चाकू रेलेवेंट है, रिकवरी रेलेवेंट है। ठीक है। तुमने इधर देखो, इधर तुमने कहा, मेरी तरफ एक लाइन से सुनो, तुमने कहा कि मैंने सर जी को मारा, मेरी चाकू वहां छिपी रखी है, तो पुलिस जाएगी चाकू को बरामद करेगी। सिर्फ रिकवरी ऑफ चाकू 27 से रेलेवेंट है, कन्फेशन नहीं कि मैंने मारा है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने करना होना चाहिए। ठीक है। तो पुलिस जो रिकवरी करती है वो रेलेवेंट नहीं होती। आगे आओ। 28 29 30 31 सुपर इंपॉर्टेंट। 30 का इलस्ट्रेशन ए देखो, सुपर इंपॉर्टेंट लिखो इसको। 30 के ऊपर लिखो ज्वाइंट ट्रायल सेम ऑफेंस। क्या लिखोगे?
30 के ऊपर ज्वाइंट ट्रायल सेम ऑफेंस। इकतीस को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। बत्तीस रूल ऑफ नेसेसिटी से संबंधित है। अनिवार्य नियम कहां पर है? धारा 32 में। नेसेसिटी रूल कहां है? सेक्शन 32। नेसेसिटी रूल क्या है, कहां है? सेक्शन 32। ठीक है। जो सेक्शन मैंने बताया, जो सेक्शन मैंने बताया ये आपको पढ़ के जाने हैं हर हाल में। ठीक है। और एक बात और बताऊं, जो मैं बाहर से बता रहा हूं इससे बात नहीं बढ़ेगी, अंदर से पढ़ के जाना पड़ेगा इलस्ट्रेशन के साथ। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूं। और एविडेंस में लगभग लगभग सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि धाराएं हैं कम। इधर आओ। 32 का, इधर सुनो। 32 में देखो इधर ग्राउंड कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। और आठों की नंबरिंग पूछ देता है। नंबरिंग पूछ देगा। 32 1 में क्या है, 32 2 में क्या है, 32 3 में क्या है। नहीं समझे? तो आठों की नंबरिंग याद रखनी है। 32 1 में डाइंग डिक्लेरेशन है, क्या है? 32 1 में डाइंग डिक्लेरेशन है। ठीक है। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इंपरर केस किससे संबंधित है? डाइंग डिक्लेरेशन से। जज कौन थे? लॉर्ड एटकिन। लिख दो। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इंपरर। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इंपरर डाइंग डिक्लेरेशन का केस है, सेक्शन 32(1) का। जज थे लॉर्ड एटकिन। लॉर्ड एटकिन। लॉर्ड एटकिन। आगे आओ। सेक्शन 32 के जो है जितने ग्राउंड है, 8 के 8 याद रखो। 33 इंपॉर्टेंट मार्क करो। इधर देखो, बोर्ड में कुछ बहुत कुछ तो लिखना था यार, अब क्या करूं, बोर्ड ही काम नहीं कर रहा है। इधर सुनो मेरी बात ध्यान से। अब इधर देखो, 30 से लेके 38 तक, 39 तक इनकी नंबरिंग पूछी जाती है, अंदर से तो कम ही पूछता है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनकी नंबरिंग याद करने के लिए जब मैं पढ़ता था 34 से लेकर 39 तक, मैंने क्या किया, मैंने इनका कोड लिख दिया, BP MP LP। देखो ऐसे याद कर लिया। तो 34 से 39 ये मुझे याद है। बी से देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट लिखा है कि नहीं लिखा अंग्रेजी में? नंबरिंग पूछी जाती है, नंबरिंग मुझे याद करनी थी। तो मैंने क्या कर दिया, BP MP LP। 4 बार बोला, मुझे याद हो गया। बी से बुक्स ऑफ अकाउंट, पी से पब्लिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एक कीवर्ड पकड़ना है बस, नहीं समझे। और एम से मैप चार्ट और प्लान्स। एल से जो है, पी से जो है पब्लिक नेचर, उसमें लिखा था। एल से लॉ बुक्स 38 में। तो मैंने BP MP LP। ठीक है। 20 देखो इधर ऐसे देखो इधर, इधर देखो आके। इंडेक्स में मैंने किया ऐसे, बी के आगे 34 के आगे बी लिखा, 35 के आगे पी लिखा, 36 के आगे एम लिखा, 37 के आगे पी लिखा, 38 के आगे एल लिखा, और 39 के आगे फिर पीसी लिख दिया। तो 38 में क्या है, रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एनी लॉ कंटेंट इन दी लॉ बुक्स। ठीक है, इसको मार्क करो। 39 को IT एक्ट 2000 से सब्स्टिट्यूट किया गया, प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है। 39 को कहां से प्रतिस्थापित किया गया? हाँ।
ढेर सारे केसेस हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने अभी तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब अपनी अभी सिर्फ तुम लोग जब पढ़ाया था मैंने तब वो वाला कंटेंट याद रखो, ठीक है? मार्क करा दे रहा हूं मैं सारे के सारे। ठीक है, आगे आओ। 40 मार्क करो, सुपर इंपॉर्टेंट, बिना इसके जाना नहीं पड़े। 43 मार्क करो। 44 मार्क करो। धारा 27 में जाकर एक केस लिखो, 27 में वापस। अगनू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अगनू, अगनू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अगनू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एक बात को समझो, दो बातें हैं इसमें। जजमेंट, क्या चीज बोले? देखो इधर ऐसा है ना कि रेलेवेंसी ऑफ फर्टन जजमेंट इन प्रोबेट एंड जुडिक्शन। तो एक एक खोलो, अंदर खोलो, जो बोल रहा हूं उसको लिख लो बस। 41 के अंदर। 41 के अंदर लिखो, इंपॉर्टेंट मार्क करो। पहले 40 में आओ। पहले 40 में आओ। 40 में जाओ, अंदर जाओ, लिखा है प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट टू बार सेकंड सूट और ट्रायल। ठीक है, इसके आगे लिख दो, 40 के आगे रिलेटेड टू रेफ जुडिकाटा। 40 के आगे लिखो। तुम्हें लग नहीं रहा रेफ जुडिकाटा जैसा है काफी कुछ? तो इसके आगे लिखो रेफ जुडिकाटा। और इसमें जजमेंट ऑर्डर और डिक्री, इसको हाईलाइट करो। जजमेंट ऑर्डर और डिक्री, इसको हाईलाइट करो। आगे आओ। 41 में इधर देखो। 41 में बोला गया रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट एटसेट्रा जुडिक्शन। देखो, प्रोबेट का मतलब है ये विल से रिलेटेड है, समथिंग टू प्रूव ए विल। उसके लिए छोटा सा एक वर्ड है, ठीक है? एनीथिंग विच इज रेलेवेंट टू प्रूव ए विल, उसके सपोर्ट में आप जो दे सकें। जो ये डॉक्यूमेंट है, ये विल हमारी है, उससे रिलेटेड है, उसको कैसे प्रूव करना है उससे संबंधित है। इसके आगे लिखो, इसमें अभी प्रीलिम से ओरिएंटेड से, ठीक है? इसमें ये पार्ट हाईलाइट करो बस। देखो इधर, ए फाइनल जजमेंट ऑर्डर डिक्री और हिंदी में आओ पहले। प्रोबेट विषयक माने, प्रोबेट माने विल से रिलेटेड है एक तरीके से, ठीक है? और विवाह विषयक, न्यायाधिकरण विषयक, दिवाला अधिकारिता के प्रयोग में दिया हुआ अंतिम निर्णय, आदेश या डिक्री जो किसी व्यक्ति या किसी विधिक हैसियत प्रदान करती है, लेती है, ठीक है? ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री इस बात के निश्चयात्मक सबूत हैं। 41 खाला की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ के जाना। और 42 जो है 41 का एक्सटेंशन है। टाइम हो गया यार। 39 कब स्टेब्लिश की गई? सन 2000 से, ठीक है? 40 मार्क करो, 41 मार्क करो, 43 मार्क करो, 44 मार्क करो। 43 के आगे इलस्ट्रेशन पढ़ के जाओगे सारे के सारे, ठीक है? क्या पढ़ के जाओगे? इलस्ट्रेशन। और इसके आगे कल मार्क कराऊंगा और सारी चीजें इंडेक्स में लिखाऊंगा, ठीक है? अब जो है इधर देखो मेरी बात। अभी तक जो सेक्शन में बता रहा था बहुत बड़े और डीप सेक्शन है, ठीक है? इनको आपको बैरक से अंदर से पढ़ना होगा। अब जो बचे हुए सेक्शन हैं उनको मैं खुद जो बता दूंगा वो आप इंडेक्स में लिख लेना, अपने इंडेक्स में केवल नोट कर लेना और नंबरिंग याद कर लेना, काम चल जाएगा। लेकिन अभी तक की आज के जो सेक्शन है उसको मुंह जवानी नहीं बताया जा सकता है, उनको पढ़ना पड़ेगा बैरक से सारे के सारे, डीप में। समझ रहे हो? अभी जो सेक्शन अब आएंगे कल से 45 के बाद, उनको आप अपने बेयर एक्ट में जो मैं बोलूंगा इंडेक्स में लिख लेना, वो पढ़ लेना, अंदर जाके पढ़ लेना, काम
हो जाएगा। आज तक के सेक्शन में टाइम लगता है, बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, सारा का सारा इंडियन एविडेंस एक्ट बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। चल ही नहीं रहा आज। और एक बार बता दूं, आधे सवाल बस 40 तक बन जाते हैं, बाकी आधे सवाल पूरे बेयर एक्ट से हैं। तो आज जो मैंने पढ़ाया है, जो तुम्हें कम समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ इंपॉर्टेंट मार्क कराना था, 2 क्लास थी, तो इनको तुम डिटेल में पढ़ के जाना, और अगर ना समझ में आए तो इनके इलस्ट्रेशन सारे पढ़ लेना।